हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग क्लास 12 के लेक्चर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तक पहुंचे थे और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है, उसके फार्मूले मैंने डिराइव कर दिए थे। आज हम लोग जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं इस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखिए, मैंने ये दो न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, अभी न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। पहले आप थोड़ी सी चीजें हैं जो ध्यान में आपको रखे रहना है। जैसे देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया था। और फिर देखो ध्यान से हमने क्या किया था, इस कंसंट्रेशन को, अब कंसंट्रेशन तुम्हें अच्छे से पता है, सिंस कंसंट्रेशन जो मुझे लेना है मोलरिटी लेनी है, तो मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है सोल्यूशन का वॉल्यूम। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें ध्यान से तो पाई इक्वल टू, देखो ध्यान से आपको याद होगा क्या निकाले थे, देखो n ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में इंटू क्या हो गया RT, ये फार्मूला था। और आप देखो इसी फार्मूले को जो हम लोग जो है थ्योरेटिकल मोल से रिप्लेस मारे थे, तो वो फार्मूला क्या था, n थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में R इंटू T, और क्या करना रहता है 1/2 फैक्टर। तो ये है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फार्मूला, अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है ना। तो अब इस फार्मूले को कैसे हम लोग यूज करते हैं वो ध्यान में रखे रहना। जब बेसिकली जब न्यूमेरिकल लगाओ तो ये वाला फार्मूला लगाओ हमेशा, मतलब यानी अगर तुम्हें पाई निकालना है तो आप जो है n थ्योरेटिकल और डिवाइडेड बाय क्या करो वॉल्यूम इंटू क्या कर दो RT इंटू क्या करो 1/2 फैक्टर। इस वाले फार्मूले से आप न्यूमेरिकल बनाइए, अच्छी बात रहेगी, मतलब गलती होने का चांस कम से कम। तो इसी फार्मूला न्यूमेरिकल आप बनाया करिए। तो अब देखो एक चीज और, तो यहाँ से जो n थ्योरेटिकल है, ये मान लो n थ्योरेटिकल आपको निकालना है तो कुछ भी नहीं करना। देखो तुम्हें सब्सटेंस का वेट दिया रहेगा, भाई सब्सटेंस इतना ग्राम है, इतना वो है, तुम्हें दिया रहेगा। और सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल तो मुझे पता ही रहता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम लोग इस वाले फार्मूले से न्यूमेरिकल किया करेंगे। अब एक बात और ध्यान में रखे रहना, ठीक है ना। देखना ध्यान से, जो ये वैल्यू है R की, है ना, इस R की वैल्यू देख के न्यूमेरिकल को हिट करना, तब आपका बहुत अच्छे से काम बनेगा। जैसे मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या करना है अपने को, देखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ पाई इज इक्वल टू, आपने फार्मूला बना लिया n थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई V R इंटू T। अब देखना इसका जो आंसर आता है T इंटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर। अब देखना ध्यान से, जो पाई है ना, इसके आंसर किसमें है, किस यूनिट में है, ये भी आप ध्यान में रखे रहना है। अब जैसे देखो R की वैल्यू आप जानते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें R की वैल्यू दिया रहे, ठीक ना, 8.314, ठीक ना, कितना दिया रहे 8.314। अब 8.314, अब आप याद करो R की वैल्यू थी, और R की वैल्यू एक और थी, याद करिए 0.0821। R इक्वल टू क्या था 0.0821, ठीक है ना। इसका जो यूनिट था वो भी आपको याद होगा, लीटर ATM, ठीक है ना, मोल और क्या था पर केल्विन, ठीक है ना। और इस केस और यहाँ पे देखो जब R की वैल्यू 8.314 थी, तब उस टाइम पे देखो यूनिट कितना था, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। तो ये R की यूनिट है। अब देखना ध्यान से, इस R की यूनिट और वैल्यू के बेसिस पे, ठीक ना, अब याद रखो जब भी जूल में रखना रहे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 25/3, ठीक ना। और जब भी 0.0821 लिखना रहेगा तो हम लोग इसको न्यूमेरिकल लिए क्या रखेंगे 1/12, है ना। तो अब देखना ध्यान से, इस केस में जो वॉल्यूम लिखना रहेगा, वॉल्यूम हमें रखना पड़ेगा मीटर क्यूब में। अच्छे से याद रखते हैं, जो वॉल्यूम सोल्यूशन का है उसको किस में रखना है, मीटर क्यूब में, ठीक है ना। और जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम लोग किस में रखेंगे, टेम्परेचर हम लोग किस में रखेंगे, केल्विन में। तो ये अच्छे से आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो अब जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे पाई, तो जो पाई आएगा ना वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसमें चला जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को तुम्हें अच्छे से पता है क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल। तो जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर पास्कल में हो तो हमें याद रखते रहना, R की वैल्यू 8.314 लेके सॉल्व करना है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में और टेम्परेचर को केल्विन में। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और मतलब अगर मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर तुम्हारा जो है इसमें है ATM में है, उस टाइम पे हमें R की वैल्यू क्या रखनी है 0.0821 यानी 1/12। अब इस केस में देखना जो वॉल्यूम रखना है, तो
वॉल्यूम हमें रखना है लीटर में, वॉल्यूम हम लोग किसमें रखेंगे, लीटर में, और टेम्परेचर हम लोग किसमें रखेंगे, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही है। और यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर किसमें हो जाएगा, एटीएम में। तो ये बहुत अच्छा चीज है, इसको ध्यान में थोड़ा बैठा के रखे रहना। तो ये फार्मूले भी क्लियर हो गए। अब हम लोग सीधे सीधे न्यूमेरिकल को जरा फिट करते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए इसको। बाकी अब फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल जरा ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल अगर मैं सॉल्व करूं, देखो खूब अच्छे से, क्या है तुम्हारे पास, आपको ठीक है ना 6 ग्राम यूरिया दे रखा है, और 6 ग्राम यूरिया डिजॉल्व किसमें है, 5 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है ना। और आर की वैल्यू 1/12, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके आंसर में किसमें निकालना है, एटीएम में। एकदम आसान से, कुछ करना ही नहीं है। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो, एन थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक ना, इंटू क्या हो गया, आर इंटू टी इंटू क्या हो गया, आई। अब तुम्हें अच्छे से पता, सारा डेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आई जो है ना, आई इज इक्वल टू 1 इसके लिए होता है, आपको अच्छे से पता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर यूरिया दे रखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर अगली चीज हम लोग देखते हैं, आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1/12, यूनिट भी दे रखा है लीटर एटीएम, ठीक ना, पर मोल केल्विन, ठीक है ना। अगला देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें किसमें लिखना है, लीटर में लिखना है। तो वॉल्यूम लीटर भी तुम्हें दे रखा है, कितना लीटर दे रखा है, देखो 5 लीटर दे रखा है। अब हमें जो है मोल थ्योरेटिकल पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो मोल थ्योरेटिकल का देखो मैंने फार्मूला भी लिखा था, क्या था याद करो, वेट गिवन और डिवाइडेड बाय क्या था, कितना आपका इसका थ्योरेटिकल वेट है। तो अब गिवन वेट कितना है, 6 ग्राम यूरिया है, और यूरिया का फार्मूला आपको पता ही है, NH2CO NH2। मोलियर मास इसका कितना हो जाएगा, देखो 60। तो यहाँ से क्या हो गया, 6/60, यानी कितना हो गया तुम्हारा, देखो 1/10। सब कुछ पता है, यानी मोल 1/10, ठीक है ना। आर की वैल्यू 1/12, लीटर वॉल्यूम यानी 5 लीटर, आई इक्वल टू 1। सब रख के जब आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, तो जब सॉल्व कर देंगे तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका एटीएम में आंसर आएगा। और आंसर कितना हो गया, 0.5 एटीएम, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हिट करते हैं हम लोग, फिर से वही कहानी। अब देखना NaCl डिजॉल्व हो रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। तो फिर से वही फार्मूला लिख लीजिए, पाई इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, एन थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इंटू क्या हो गया, बोलो आर इंटू क्या हो गया, टी इंटू क्या हो गया, वांडा फैक्टर। चलिए देखते हैं हम लोग खूब अच्छे से एक एक चीज। तो सबसे पहले मोल थ्योरेटिकल निकाल लिए हैं। तो मोल थ्योरेटिकल कैसे आएगा, गिवन वेट, ठीक ना, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 58.5, पता ही है आपको, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मोल थ्योरेटिकल आ गया। आर की वैल्यू अब देखना ध्यान से, आर की वैल्यू, ठीक ना, वॉल्यूम देखो ध्यान से, किसमें दे रखा है, लीटर में। तो आर की वैल्यू हम लोग वही लिख लेते हैं, 1/12, ज्यादा आसान रहेगा, 1/12 लीटर एटीएम, ठीक है ना, मोल, और क्या हो गया, देखो केल्विन। आर भी पता चल गया, टेम्परेचर भी पता चल गया, ठीक ना। अच्छा यहाँ टेम्परेचर मैंने नहीं लिखा था, टेम्परेचर का डेटा यहाँ कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो गया तुम्हारा, 300 केल्विन, ठीक है ना। अगला यहाँ देखो, यहाँ भी टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी पुट कितना करेंगे हम लोग, 300 केल्विन। सब कुछ दिख रहा है ना सबको, मोल थ्योरेटिकल ये हो गया। सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, कितना लीटर दे रखा है, 5 लीटर। चलिए अब केवल एक वैल्यू बची है, वांडा फैक्टर। तो वांडा फैक्टर कैसे निकलेगा, NaCl, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो होता है डिसोसिएशन, वो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। और वांडा फैक्टर कितना होता है, यहाँ जो नंबर हो उसको जोड़ दो, ठीक ना। आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए N के बराबर। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुमको बताया था मैंने, क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब देखो अपने को सब मिल गया, आई भी मिल गया, सारी वैल्यू पता चल गई। तो सारी वैल्यू रख के आप जब पुट कर देंगे तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 1 एटीएम के करीब में आ जाएगा। घर पे इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर का एक टाइप का न्यूमेरिकल। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। यहाँ तक अच्छे से वीडियो रिवाइंड कर से फिर से देख लीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के अगले पार्ट में पहुंचे हैं और उसमें भी आपको न्यूमेरिकल करना है, जरा देखिए ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, इसमें 6 ग्राम यूरिया
एंड इतना ग्राम NaCl आर डिजॉल्व इन 5 लीटर, मतलब 5 लीटर का कंटेनर है उसमें ये डिजॉल्व हो गया। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा। तो अब देखो अभी तो दोनों क्वेश्चन किए तो उसमें एक टाइप का सोल्यूट था, यहाँ देखो तो 2 टाइप के सोल्यूट हैं। तो हम लोग इसको अलग केस में बनते हैं। अगर मान लो कोई सोल्यूशन कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ सोल्यूट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का अलग न्यूमेरिकल जो हम लोग केसेस करके पढ़ते हैं, केस फर्स्ट, ठीक ना। इफ सोल्यूशन कंटेन, जो भी तुम्हारा सोल्यूशन दे गया है जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, पूरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। तो क्या करेंगे, देखो इफ सोल्यूशन कंटेन मोर देन 1 सोल्यूट, सोल्यूशन कंटेन मोर देन, ठीक है ना, मोर देन 1 टाइप ऑफ सोल्यूट, मोर देन 1 टाइप ऑफ सोल्यूट, तब इस केस में हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे आएगा। एकदम आसान सा कुछ नहीं करना है। तो देखो एक कंटेनर है ये, इस कंटेनर मान लो हमने क्या किया, बहुत सारे अपने पास सोल्यूट हैं, तो हमने मान लो इसके अंदर सोल्यूट 1 मिक्स कर दिया अपने अंदर। मुझे देखो कुछ लीटर का सोल्यूशन था और हमें पास मान लो सोल्यूशन वॉल्यूम फिक्स हो गया। यहाँ से मान लो अपने पास एक सोल्यूट और था, सोल्यूट नंबर 2, इसको भी लाके यहाँ मिक्स कर दिया, सोल्यूट 1 भी यहाँ लाके मिक्स कर दिया, और अपने पास सोल्यूट थे, ठीक है, मान लो अपने पास सोल्यूट 3 है, इसको भी लाके यहाँ मिक्स कर दिया। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं इस पूरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई टोटल पूछूं, तो पाई टोटल क्या हो जाएगा, सोल्यूट 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा, सोल्यूट 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर, और प्लस क्या हो जाएगा, सोल्यूशन 3 का ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लस सो ऑन, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं फॉर्मूला लिख लूं, तो फॉर्मूला अगर लिखूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा भाई, n थ्योरेटिकल, ठीक है ना, और कौन सा 1 वाले सोल्यूशन का डिवाइडेड बाय क्या हो गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम इंटू क्या हो गया, देखो r इंटू टी इंटू क्या हो गया, 1 का फैक्टर I1 सोल्यूट का, प्लस देखो ध्यान से I2 के लिए देखो n थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, और किसके सोल्यूशन के लिए, देखो दूसरे सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया V इंटू क्या हो गया R इंटू हो गया T, और दूसरे वाले सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो 1 का फैक्टर मान लो I2। तो ऐसे ऐसे तुम्हारा होता चला जाएगा, और यहाँ से हम लोग पाई टोटल आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो गया पाई टोटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। थोड़ा और इसको इक्वेट कर दिया जाए तो सब में देखो RT डिवाइडेड बाई V, ये तो सब में कॉमन होगा, तो RT डिवाइडेड बाई सब में कॉमन है, फिर फॉर्मूला और यहाँ डिराइव कर लिया जाए, तो ये देखो क्या हो जाएगा, अच्छे से देखो क्या हो जाएगा भाई, n थ्योरेटिकल, ठीक है ना, n थ्योरेटिकल 1 इंटू क्या हो गया I1। तो n थ्योरेटिकल 1 को n1 n2 n3 लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी। इसकी थ्योरेटिकल मोल मान लो n1 है, ठीक ना, इंटू क्या हो गया, देखो I1, प्लस देखो ध्यान से, ठीक है ना, देखते रहना, दूसरे वाले सोल्यूशन का मोल क्या हो गया, n2, 1 का फैक्टर I2, तीसरे वाले सोल्यूशन का मोल n3, 1 का फैक्टर I3 प्लस सो ऑन, ये तो हो गया ये फैक्टर, और RT डिवाइडेड बाई V सब में कॉमन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ये आप यहां से आके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अब तो आसान हो गया, उसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ देखना ध्यान से, स्पेस है अपने पास, तो सोल्यूशन 1 वाले का सोल्यूशन देखो, खुद एक बार ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, बाकी देखो आसान है, कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं, N1 कितना होगा 6/60, यूरिया का मोलर मास 60, मोल कितना हो गया 1/10, ठीक ना। N2 निकाल लेते हैं NaCl का मोल, तो NaCl का वेट 58.5 दे रखा, 5.85 दे रखा है, मोलर मास 58.5, मोल अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना हो गया 0.1, ठीक ना। ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, देखो यूरिया के लिए। दूसरा सोल्यूट अपना क्या है, NaCl, दोनों अच्छे से लिख लीजिए, यूरिया के लिए 1 का फैक्टर 1, NaCl के लिए 1 का फैक्टर 2। अब तो मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है ना। R की वैल्यू देखो, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, तो R की वैल्यू क्या रखेंगे 1/12, ठीक ना, लीटर ATM, मोल की पावर -1 और केल्विन की पावर -1, या पर मोल पर केल्विन ऐसे मैंने लिख दिया। टेम्परेचर देख लो ध्यान से, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में सॉल्व करो कितना हो गया 300 केल्विन। तो देखो सब कुछ पता है, अब अपने को सिंपल सा फार्मूले में ले जाके रख देना है। तो यहाँ मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इधर थोड़ा इसी के नीचे लिख देता हूँ, आप यहाँ देख लो ध्यान से। तो पाई टोटल इसका देखो डायरेक्ट फार्मूले से मैं लिखता हूँ, तो अब देखना ध्यान से, N1 ठीक है ना, कितना मोल हो गया 1/10 यानी कितना हो गया 0.1, I1 कितना हो गया 1, ठीक है ना, इसका मोल भी देखो कितना हो गया 0.1, ठीक है ना, और इसका 1 का फैक्टर कितना हो गया देखो 2, और ये क्या हो गया R की वैल्यू कितनी हो गई देखो
1/12 टेम्परेचर कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 5। ये सब सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1.5 atm। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम देखो सॉल्व हो गया। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का नेक्स्ट केस, अगले क्वेश्चन में समझो उसको ध्यान से। अब देखो क्या है 2 लीटर ऑफ 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन, मतलब एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है जो 3 लीटर का है उसमें 2 मोलर NaCl है और दोनों को मिक्स कर दिया 27 डिग्री सेल्सियस पे। तब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा। तो अब हम लोग देखना ऑस्मोटिक प्रेशर का अगला केस पढ़ते हैं और वो केस नंबर क्या हो गया तुम्हारा 2। पहले केस आ गया समझ में, तो केस नंबर 2 में देखो ध्यान से। अब हम लोग क्या बोलेंगे, इफ 2 और मोर, ठीक है ना, नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्स, मतलब नॉन रिएक्टिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन मिक्स करेंगे तभी आएगा। इफ 2 और मोर, यहाँ लिख रहा हूं मैं, नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्स, जैसे कि देखो NaCl और ग्लूकोज वाला मिक्सचर मिलाया जा रहा है। ठीक है ना। तो अगला केस देखना ध्यान से, इसको मिटा दूं मैं। अगले केस में देखना ये वाले क्वेश्चन के लिए सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्या पूछ रखा है, देखो यूरिया का सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है, तो इसको मिक्स करेंगे, वांट का फैक्टर कितना होगा। तो अगला केस देखते हैं हम लोग, केस नंबर 2। इफ 2 और मोर, जो भी है 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन, जो भी आपके पास है 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्स्ड, नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्स्ड। ठीक है ना। तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। तो हम लोग ऐसे कंटेनर बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो अपने पास एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन को हम लोग मान लेते हैं सोल्यूशन 1 है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे जूम कर लेता हूं मैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और इसका वॉल्यूम कितना है V1। दूसरा सोल्यूशन अपने पास है, मैं कंटेनर और ले लिया, इस सोल्यूशन के लिए भी ठीक ना, मान लेता हूं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, इसका वॉल्यूम कितना है V2। एक कंटेनर और ले लेते हैं, इसे मान लेता हूं मैं सोल्यूशन नंबर 3 है। तो सोल्यूशन नंबर 3 यहां से देखो, मान लो ये सोल्यूशन है तुम्हारे पास और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेता हूं मैं π3 और वॉल्यूम कितना है V3, मतलब अपने आप से जो मन करे वो मान लो। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि आप बताइए कि कितना इसका, ठीक ना, रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। तो फिर कुछ भी नहीं करना है, देखो ध्यान से। रिजल्टेंट अगर मैं P टोटल यहां से पूछूंगा तो आप देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। पहले सोल्यूशन का π1 V1 वैसे याद करो, M1 V1 प्लस M, जब अलग अलग मोलरिटीज वॉल्यूम पे सोल्यूशन मिक्स करते थे तो क्या आता था, ठीक ना, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाई क्या होता था V1 V2 प्लस V3, यानी वॉल्यूम टोटल π1 V1, फिर क्या हो जाएगा देखो π2 V2, फिर क्या हो जाएगा π3 V3 और प्लस जो भी और मान लो हो तो, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, और भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पाई टोटल निकालने का फॉर्मूला हो गया। जब अलग अलग सोल्यूशन जो कि नॉन रिएक्टिंग है आपस में मिक्स करेंगे तब, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और इक्वेट किया जाए तो π1 V1 अगर निकाला जाए तो आप देखो ध्यान से, π1 V1 किसके बराबर हो जाएगा, N1 I1 के बराबर। π2 V2 किसके बराबर हम लोग कर सकते हैं, N2 I2 के बराबर। और π3 N3 किसके बराबर कर सकते हैं हम लोग, N जो है π3 V3 किसके बराबर कर सकते हैं हम लोग, N3 और I3 के बराबर। तो यहां से भी हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल फार्मूला आप याद रखेंगे, मोलरिटी जैसे रिजल्टेंट निकालते थे वैसे ये भी आ गया फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूं मैं ताकि और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है ना। खूब अच्छे से देखो ध्यान से, पहला सोल्यूशन खूब अच्छे से है ना, 2 मोलर अपने पास 2 लीटर 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन है, 2 लीटर 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ठीक है ना, यूरिया का कितना जो है π1 है वो पहले निकाल लिया जाए, ठीक है ना। फिर इसके लिए निकाल लेते हैं कितना हो जाए और ऐड कर देंगे तो आपका आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। या और एक तरीके से देखो, मैं इसको सॉल्व कर दूं तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, π1 में निकाल लूं तो अगर मैं π1 मान लूं, देखो यूरिया के लिए न्यूमेरिकल ऐसे बनाना और आसान हो जाएगा। इसके लिए निकाल लो पाई कितना हो जाएगा, टेम्परेचर सब कुछ दे ही रखा है, ठीक है ना। और π1 V1 लास्ट में कर दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर मैं π1 लिखूं तो π1 क्या हो जाएगा, देखो n थ्योरेटिकल, ठीक है ना, जो भी है तुम्हारे पास, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम, इंटू क्या हो जाएगा R इंटू T इंटू क्या हो जाएगा 1/2 फैक्टर। ये क्या हो गया तुम्हारा π1 की कहानी, ठीक है ना।
और फिर ऐसे हम लोग अगर पाइप अच्छा एन थ्योरेटिकल निकालने के लिए 1 मोलर यूरिया मतलब 1 मोल पर लीटर, तो मतलब 1 मोल यूरिया ही है। 3 लीटर मतलब 2 मोलर मतलब क्या हो गया 2 मोल NaCl, ये फिक्स हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पाई1 निकल जाएगा, सब कुछ लिख दिया जाए तो पाई1 हम लोग किसके लिए मान रहे हैं, देखो यूरिया के लिए। एक तरीका तो ये है फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यूरिया के लिए सब मैं लिख देता हूँ। एन थ्योरेटिकल अगर बोलो, एन थ्योरेटिकल कितना हो गया 1, आर की वैल्यू आप जानते हैं कितना 1/12, टेम्परेचर कितना देखो 300 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन का वॉल्यूम भी दे रखा है कितना है 2 लीटर, और आर की वैल्यू हम लोग लिख ही दिए थे ऊपर, और 1/2 फैक्टर, क्योंकि लीटर एटीएम में है तो लीटर एटीएम वाला ही लीटर लिखेंगे, लीटर एटीएम पर मोल और पर केल्विन, और आई की वैल्यू इसके लिए क्या होती है 1। अब हमारे पास इधर क्या है देखो, इधर कंपाउंड है तुम्हारा NaCl, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे पाई2, कैसे निकलेगा देखो एन थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई वी आर टी इंटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर, यहाँ भी सारा डेटा लिख दिया जाए। एन थ्योरेटिकल की बात करूंगा तो देखो 2 मोलर NaCl, 2 मोलर मतलब 2 मोल NaCl डिजॉल्व में 1 लीटर सोल्यूशन में, यानी एन थ्योरेटिकल कितना हो गया 2, आर की वैल्यू उधर लिखे आई हूं मैं, टेम्परेचर की वैल्यू उधर से, और 1/2 फैक्टर NaCl स्ट्रॉन्ग लिक्विड कितना होता है 2, यहाँ से पाई1 V1 आ जाएगा, ठीक है ना, पाई1 आ जाएगा इधर से पाई2 आ जाएगा, इस फार्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अगले पार्ट में इस वाले टाइप के क्वेश्चन को एक तरीके से और आपको सिखाता हूं मैं, वो थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में हो गया होगा। क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप घर पे कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो देखिए हम लोग जो है ये वाला केस पढ़े थे, इसको मैं एक दूसरे तरीके से सुनिए सिखाता हूँ। जैसे आपसे पूछे इस फार्मूले का प्रूफ बताओ, है ना, तो रिजल्टेंट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कैसे आया, इसका मैं तुम्हें प्रूफ सिखाता हूँ। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पाई टोटल का फार्मूला लिखा था, N1I1 है ना प्लस N2I2 N3, ये तो पता ही था फार्मूला तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ मैं, तो पाई टोटल वी टोटल इक्वल टू देखो ये फार्मूला हो गया। अब मैं क्या करता हूँ आरटी से अलग अलग सबको जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ध्यान देखते रहना। तो ये क्या हो गया देखो पाई टोटल इंटू क्या हो गया देखो वी टोटल, और इक्वल टू देखो यहाँ से क्या हो गया N1I1 RT, ठीक है ना, और यहाँ से देखो क्या हो गया तुम्हारा N2I2 RT, ठीक है ना, इधर से देखो क्या हो गया N3I3 RT, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इनको हम लोग क्या करते हैं, इनके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी करते हैं और रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से डिवाइड भी करते हैं। ऐसे इस वाले एक्सप्रेशन को भी इसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी करते हैं और पूरे एक्सप्रेशन को इसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना है। ऐसे ही तीसरे वाले एक्सप्रेशन को इसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से मल्टीप्लाई और इसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से जो है डिवाइड। अब देखना खूब अच्छे से ध्यान से, तो ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है अगर ध्यान से देखो आप, तो ये किसके बराबर है पाई1 के बराबर है। ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा जो टर्म है ये किसके बराबर है पाई2 के बराबर है। ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है ये पाई3 के बराबर है। तो यहां से देखो आपको फार्मूला मिल गया। तो यानी अगर देखो ध्यान से, तो पाई टोटल अगर मैं यहां से बताऊं आपको, तो पाई टोटल देखो कितना हो गया तुम्हारे पास, पाई टोटल इंटू वी टोटल, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो गया देखो पाई1 V1 प्लस क्या हो गया बोलो पाई2 V2 प्लस क्या हो गया पाई3 V3। और अब देखना ध्यान से, अगर तुमसे पाई टोटल पूछ रखा है तो पाई टोटल का फॉर्मूला देखो क्या हो गया पाई1 V1 प्लस क्या हो गया बोलो पाई2 V2 प्लस क्या हो गया तुम्हारा पाई3 V3 और डिवाइडेड बाई, आप जरा ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया V टोटल। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक ना। अगर डिफरेंट सोल्यूशन आप ले लो नॉन रिएक्टिंग, तो उनके पिक्चर को आप कैसे सॉल्व करेंगे खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक फार्मूला देखो ये वाला जो है ना, ये तुरंत आंसर बताएगा तुम्हें, ठीक है ना। N1I1 प्लस N2I2 प्लस N3I3, कुछ करना ही नहीं है, फटाफट अपने को आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इधर इस वाले क्वेश्चन का देखो एक टाइप से मैंने किया ही था, दूसरा वाला टाइप इधर देख लो आप, टाइप 2 से मैं इसको कर दो, ठीक है ना। तो आप देखो कुछ करने की जरूरत है क्या, सिंपल सा देखो आसान सा फॉर्मूला है, फटाफट हम लोग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यानी पाई टोटल का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो 2 ही सोल्यूशन है,
तुम्हारा क्या हो गया N1 और क्या हो गया देखो I1, डायरेक्ट देखना N1 I1 और प्लस क्या हो गया तुम्हारा देखो N2 और इधर से क्या हो गया तुम्हारा देखो I2, है ना। एक ब्रैकेट में RT तो कॉमन रहेगा और पूरे का डिवीजन क्या हो जाएगा देखो V टोटल, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी पाई1 सॉल्व कर लो, पाई, अब देखो पाई कितना हो गया टोटल तुम्हारा N1, ठीक है ना। किसके मोल कितने हो गए 2, यूरिया के I की वैल्यू कितनी हो गई 1। दूसरा सोल्यूशन में आ जाओ, मोल कितना हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। इस उल्टा मैंने बोल दिया, देखो इसके 1 मोलर मतलब 1 मोल, I की वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर देखना ध्यान से 2 मोलर मतलब 2 मोल, ठीक ना। I की वैल्यू NaCl के लिए कितनी हो गई 2, है ना। पूरे का डिवीजन देखना ध्यान से, V टोटल 3 लीटर प्लस 2 लीटर कितना हो गया 5 लीटर। R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। सॉल्व कर लीजिए, यहां से भी आपको टोटल प्रेशर के अंदर वो भी किसमें मिल जाएगा ATM में। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का अगला केस पढ़ते हैं कि अगर जो है नेक्स्ट केस में कैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, केस नंबर 3 देखो ध्यान से, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अगला केस ऐसा है कि जैसे मान लो रिएक्टिंग सोल्यूशन अगर मिक्स हो, ये बड़ा अच्छा केस है, खूब क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो केस नंबर 3 देखना ध्यान से, केस नंबर 3 व्हेन, ठीक है ना, 2 और मोर रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्स्ड, ठीक ना। सोल्यूशन को क्या करना है, मतलब ढेर सारे जो आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्टिंग सोल्यूशन जो भी है, रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्स्ड। जब आपको एक से ज्यादा सोल्यूशन मिक्स हो जाए तब कैसे हम लोग, और जो आपस में रिएक्ट करें उसके केस में कैसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्व करते हैं, इसकी कहानी आप देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा। देखो जब भी आपके रिएक्शन जो सोल्यूशन है अगर आपस में रिएक्ट कराए तो उसमें क्या होने वाला है कि मोल जो सोल्यूट वाला है, मतलब 2 सोल्यूशन लिए भाई मिक्स कराओगे तो मोल जो सोल्यूट होता है, ठीक है ना, उसको हमें जो मोल यूज करना है ऑस्मोटिक प्रेशर वाले फार्मूले में, वो मोल हम लोग इनिशियल कभी नहीं लेंगे, हमेशा मोल कौन सा लेंगे आफ्टर द रिएक्शन। ये बात अच्छे से याद रखते रहना। तो इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ लिख दे रहे हैं, व्हेन 2 और मोर रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्स्ड, देन करके यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छे से दिमाग में रखते रहना। क्या करना है, हमेशा याद रखो मोल ऑफ सोल्यूट आर कंसीडर्ड, जो भी मोल है मोल ऑफ सोल्यूट आर कंसीडर्ड ओनली, ठीक ना, दिमाग में रखते रहना, आर कंसीडर्ड ओनली आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है ना, ओनली आफ्टर द रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन मतलब रिएक्शन से पहले कितने मोल है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग मोल आफ्टर द रिएक्शन वाले को कंसीडर करते हैं। एक क्वेश्चन लिखूंगा, वहां से ये ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा। क्वेश्चन या इसका एग्जांपल जो भी आप बोलेंगे, ये दोनों चीजें हैं। तो देखना ध्यान से, मैं क्वेश्चन बोलूं कि तुम्हारे पास 2 लीटर ऑफ, ठीक है ना, जो है 0.1 मोलर, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, 0.1 मोलर HCl, ठीक ना, इज मिक्स्ड विद, क्वेश्चन पहले आप भी लिख लीजिए, इज मिक्स्ड विद, ठीक है ना, 3 लीटर, इज मिक्स्ड विद 3 लीटर ऑफ 0.2 मोलर, 3 लीटर ऑफ 0.2 मोलर NaOH सोल्यूशन, जो भी आपका बेस है उसके साथ में NaOH सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और आपको बताना है देन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये देखो कि ये किस केस में है, तो इसमें केस देखो ध्यान से, 2 लीटर इतना मोलर HCl मिक्स विद 3 लीटर इतना जो है इतने मोलर 0.2 मोलर NaOH। तो आप देखो HCl और NaOH आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है ना। वही केस हमें पढ़ना है, जब आपस में रिएक्शन कर जाए तो हमें इनिशियल से कोई काम ही नहीं है, हमें मोल किसका लेना रहता है, हमेशा फाइनल मोल का। तो खूब अच्छे से अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अपने पास देखो क्या है, देखो HCl है, अपने पास देखो क्या है NaOH है, दोनों का रिएक्शन कराओ, तो दोनों का रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा NaCl प्लस क्या बनेगा देखो H2O, सबके मोल लिख दिए जाएं। तो अब देखना ध्यान से, मोल में लिखता हूं जरा HCl का कितना होगा, कितना मोल होगा, देखो मोलरिटी तुम्हें पता है, तो मोलरिटी कितनी हो गई 0.1, भैया आप याद करो, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। तो यहां से अगर मुझे मोल लिखना है तो
मोल क्या हो गया, मोलरिटी इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम। लीटर में तो मोल से कितने हो गए, देखो मोलरिटी कितनी हो गई 0.1 और वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर। तो यानी इसके मोल कितने हो गए, यानी मोलरिटी कितनी है इसकी 0.1 और वॉल्यूम कितना है 2, यानी कितना हो गया 0.2। फिर ऐसे ही मोल हम लोग लगा देते हैं किसका, देखो मोल NaOH का, तो NaOH का मोल निकाल दिया गया है ना, तो मोलरिटी इसकी कितनी है NaOH की 2 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 3, यानी कितना हो गया 0.6। तो हमें देखो दोनों के मोल पता चल गए। क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, जब रिएक्टिंग करने वाले सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो मोल आफ्टर रिएक्शन हमें कंसीडर करना है, इनिशियल से अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आप थोड़ा लगाइए स्टोइकियोमेट्री यानी मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो दोनों का रिएक्शन में कराता हूं, समझ में आ रहा होगा। देखो HCl और प्लस क्या हो गया, देखो NaOH प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे बोलो NaCl और प्लस क्या बन जाएगा H2O। रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग सबके इनिशियल मोल पता है और फिर सबके फाइनल मोल हम लोग लिखते हैं। तो अब देखना इनिशियल मोल इसका कितना है, बोलो वहां से देखते कितना है 0.2, इसका इनिशियल मोल कितना है 0.6, इनिशियली कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये 0 अब मुझे क्या लिखना है फाइनल मोल, तो फाइनल मोल लिखेंगे तो जब दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो फाइनल मोल इस बात पे डिपेंड करता है या प्रोडक्ट कितना बनेगा इस बात पे डिपेंड करता था इन दोनों में कौन सा लिमिटिंग है। लिमिटिंग के क्या करते थे, इनिशियल मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते थे। इनिशियल मोल कितना है याद मैं भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये भी याद आ जाए। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये क्या करते थे, इनिशियल मोल को ठीक ना स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करते थे। जिसके लिए ये वैल्यू कम आती थी, जिसके लिए ये वैल्यू कम आती थी वही आपका क्या रहता था लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब कम यही है। तो हमारे ये मिल गया कि जो HCl है ये क्या है तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। HCl क्या है तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये बात समझ में आ गई होगी। लिमिटिंग मतलब क्या हो गया कि ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हो जाता है, यानी 0.2 से 0.2 पूरा खत्म हो गया, कितना बच गया 0, जितना यहाँ निकले। इसीलिए हमें सारी कैलकुलेशन करनी है, आपको अच्छे से पता है। तो 1 मोल HCl ने खाया 1 मोल NaOH, ठीक है ना। 0.2 मोल HCl कितना खाएगा 0.2 मोल NaOH। तो आप देखो ध्यान से NaOH का कितना मोल बच गया 0.6 इनिशियल था और 0.2 ये खा गया। इसके जो रिमेनिंग मोल है वो कितने हो गए देखो 0.2, ध्यान में रखे रहना इसको। फिर अगला देखो ध्यान से 1 मोल से 1 मोल NaCl, 0.2 मोल से कितना मिलेगा 0.2 मोल NaCl। 1 मोल HCl से 1 मोल H2O, तो 0.2 मोल से कितना बच जाएगा तुम्हारा 0.2 मोल H2O। तो अब देखना ध्यान से कंटेनर में ये आपके मोल हैं जो बचे हुए हैं, ध्यान में रखे रहना। इसका कितना बचा हुआ है 0, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। क्वेश्चन अब आओ जरा ध्यान से देखो, तुमने क्या देखा कि जब रिएक्शन हो गई तो HCl के मोल कितने हो गए 0, ठीक है ना। और जब HCl का मोल 0 है उस टाइम पे NaOH का मोल कितना है 2 और जो NaCl है उसका भी मोल कितना है 2 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके लिए अब कैसे करेंगे ये ध्यान में आप रखना है आपको, ठीक है ना। तो बताइए जरा अब कैसे किया जाए। तो सबके मोल और सबके वांटा फैक्टर अपने को पता है और हम लोग अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसका कितना आएगा। तो बच्चे देखो ध्यान से, तो अगर मुझे अब ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है तो पाई की वैल्यू, वाटर को ऐसे छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। देखना ध्यान से वाटर कैसे पाई प्रोडक्ट है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है तो पाई टोटल अगर मैं निकालूंगा तो देखना ध्यान से इसके मोल कितने हो गए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखो मोल जो बच रहे हैं, मोल किसका बच रहा है NaOH का, इनटू क्या हो गया वांटा फैक्टर किसका NaOH का, यही कर देते ना N1I1 प्लस क्या करते थे N2I2। तो अब देखना ध्यान से NaCl बचा हुआ है, यानी मोल किसका है देखो NaCl का, इनटू क्या हो गया I किसका बोलो NaCl का, डिवाइडेड बाई आप याद करो क्या करते थे वॉल्यूम टोटल, कितना टोटल वॉल्यूम है ये भी आपने किया था और इनटू क्या किए थे बोलो, ठीक है ना। इनटू क्या था R इंटू T, तो यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूं मैं, इनटू क्या हो गया तुम्हारा R इंटू T। तो ये फार्मूला है और फट से सारी वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू भी आप सारे पुट कर दीजिएगा, एक बार मैं पूरी वैल्यू रख के भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बताइए NaOH के लिए वांटा फैक्टर कितना 2, NaCl के लिए भी
वन टाइम फैक्टर कितना 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक अगर हो गया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए एक बार सॉल्व ही कर लिया जाए। तो अब देखो पाई टोटल इसका कितना आ जाएगा, इसका पाई टोटल आएगा कितना, NaOH के मोल कितने बोलो 0.4, NaOH का वन टाइम फैक्टर कितना 2, NaCl के मोल कितने बोलो 0.2, पानी छोड़ देना, बहुत सारे सोच रहे होंगे कैसे छोड़ दियो इसको, ठीक है ना, क्योंकि सब एक्वस नहीं है। 0.2 NaOH का मोल कितना हो गया 2, ठीक है ना। और पूरे का डिवीजन देखो, वॉल्यूम टोटल कितना लीटर था जो है, आप देखो ध्यान से, 2 लीटर ये है और 3 लीटर ये है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 5 लीटर। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया देखो 5 लीटर। और आर की वैल्यू भी पता है आपको 1/12 और टेम्परेचर भी आपको पता है 300 केल्विन। अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और आपको पाई टोटल की वैल्यू मिल जाएगी और ये आएगा तुम्हारा 6 ATM, 6.0 ATM। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का लास्ट और अंतिम केस है। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम इससे बना करते हैं। बस जो है ये जो है केस 1, केस 2, केस 3, अभी और एक केस बचा हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए पूछता है। बस तुम ये लाइन याद रखो कि जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर रिएक्टिंग सोल्यूशन मिक्सचर का पूछेगा तो हमें फाइनल मोल यानी मोल आफ्टर रिएक्शन देखना है, हमें इनिशियल मोल से कोई लेना देना नहीं है। जो फाइनल मोल आएगा, फॉर्मूला आपको पता है, ये पाई टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, N1I1 प्लस N2I2 डिवाइडेड बाई V टोटल इंटू क्या हो गया RT, ऐसे बोल दो N1I1 प्लस N2I2 और इंटू RT डिवाइडेड बाई V टोटल। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा याद रखिए और न्यूमेरिकल अच्छे से बनाते रहिए। इसके अगले केस में हम लोग और अच्छी चीज पढ़ेंगे कि जैसे मान लो रिएक्शन हो और रिएक्शन में आपका कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो, उस टाइप पे हम लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ तक के वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो देखिए अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। इसका लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। इफ 2 और मोर सोल्यूशन आर मिक्स्ड एंड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, मतलब जब भी 2 सोल्यूशन मिक्स करें और प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है ना। जैसे देखो जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो उसमें भी एक चीज आपको ध्यान में रखे रहना है। देखो प्रेसिपिटेट तो सोल्यूशन का पार्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा उसके मोल को रिमूव कर देना है। मैं सिंपल से एक लाइन पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक लाइन याद रखे रहना, इस केस में क्या होता है, ठीक है। देन यहाँ दिमाग में रखे रहो, अगर ऐसा होता है तो देन देखो अपने को न्यूमेरिकली ये क्या करना है, देन प्रेसिपिटेट इज रिमूव्ड। ऐसे याद रखो, जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा देन PPT इज रिमूव्ड। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन में प्रेसिपिटेट को लेना ही नहीं है। देन प्रेसिपिटेट इज रिमूव्ड। क्यों रिमूव कर देंगे, बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, इट्स नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। भाई प्रेसिपिटेट हो गया तो सोल्यूशन का पार्ट थोड़ी है, सोल्यूशन, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान में रखे रहना। और ऐसे सिंपल से लिख लो कि प्रेसिपिटेट इज नॉट कंसीडर्ड इन कैलकुलेशन, ठीक ना। हमेशा ये भी याद रखो भाई, नॉट कंसीडर्ड इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के खानदान से यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के जो है कैलकुलेशन से इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। दिमाग में ये बैठ गया होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन किया जाए तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि 2 लीटर 0.1 मोलर AgNO3 मिक्स विद 3 लीटर NaCl, सोल्यूशन है 27 डिग्री सेल्सियस, ये बताना। और कंसीडर सॉल्वेंटी ऑफ AgCl इज नेग्लिजिबल। ये जो लाइन है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट है और कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं, मतलब कौन सा स्टेट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में रहता है और कौन सा नहीं रहता है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, तब तो काम बनेगा। तो कभी कभी ये इंफॉर्मेशन इतना अच्छे से आने वाला आप याद करिए। तो आपको हमने सिखाया था स्प्रेनिली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, या आपके जो प्रेसिपिटेट होते हैं उधर मैंने लिखाया था AgCl, अगर आपको याद हो। तो यहाँ से सबसे पहले आप जो है रिएक्शन लिखा करिए। तो रिएक्शन में देखो क्या है, रिएक्शन में है AgNO3, इसका सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं। रिएक्शन में देखो क्या है, AgNO3 है। इसका रिएक्शन देखो किसके साथ में हो रहा है, NaCl के साथ में हो रहा है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो आप देखो क्या हो जाएगा, AgCl, जो कि आप जानते हैं सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेट होता है, और प्लस देखो ध्यान से क्या हो गया, NaNO3,
चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं जरा इनिशियल मोल इसके कितने दे रखे हैं। तो आप देखो इनिशियल मोल AgNO3 का मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, इनिशियल मोल कितना हो गया इसका 0.2, ठीक है ना। अगला देखो NaCl का इनिशियल मोल 0.2 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारा 0.6। कैसे लिख रहा हूँ समझ में आ रहा होगा सबको। मोलरिटी का फार्मूला क्या है भाई, N/V, बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लो अब तक। नॉर्मल मोल कितना हो गया, मोलरिटी इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, तो ये हो गया 0.6। इनिशियल कोई रिएक्शन नहीं होगा, सब 0-0। अब चलते हैं हम लोग फाइनल मोल। तो फाइनल मोल ध्यान से देखिए, फाइनल मोल में आप देखो जरा ध्यान से, AgNO3 क्या है, नेगेटिव रिएक्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल लिखा है 1 मोल, तो ये 0.6 पहले था, 0.6 कितना का जाएगा 0.2 मोल। 0 कैसे हुआ समझ में आ रहा होगा। तो यानी जो NaCl का मोल बचा वो कितना बचा 0.4। अब AgCl देखो 0.1 मोल से 1 मोल, तो 0.2 से कितना मिल गया 0.2। इसको कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं कंसीडर करना है, बिकॉज ये क्या है कि जो है प्रेसिपिटेट। अगला देखते हैं 1 मोल से 1 मोल, तो ये भी कितना हो गया 0.2 मोल। तो कंटेनर के अंदर आप देखिए तो क्या बचा है NaCl, कंटेनर के अंदर क्या बचा है 0.2 मोल NaNO3। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको जो है जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल बताने में। तो फिर से वही कहानी, अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख देता हूं मैं। तो देखो पाई टोटल है ना, पाई टोटल क्या हो गया देखो बोलो N1I1 प्लस 2 ही बचे हैं N2I2, ठीक ना, इनटू क्या हो गया RT डिवाइडेड बाई V, सब वैल्यू में लिख देता हूं। तो आप देखो ध्यान से, N1 हम लोग ले लेते हैं किसके लिए, NaCl के लिए। तो NaCl का मोल कितना है बोलो 0.4। इसके लिए हम लोग I1 लिख लेते हैं कितना हो गया 2, ठीक है ना। सोल्यूशन V टोटल तो तुम्हें पता ही है, V टोटल यहाँ लिख देता हूं मैं। अब देखना दूसरा हमारे पास क्या है NaOH है, तो NaOH के मोल लिख देते हैं NaNO3 सॉरी, क्या बना है देखो NaNO3, देखो ना इधर से। तो मोल इसका देखो N2 कितना हो गया 0.2, इसका 1/2 फैक्टर कितना है 2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होगी। R की वैल्यू ठीक ना 1/12 आप जानते हैं लीटर एटीएम मोल इनवर्स। टेम्परेचर वॉल्यूम देखो लीटर में है, टेम्परेचर को जरा केल्विन में कन्वर्ट कर लो, केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। और वॉल्यूम टोटल आपको अच्छे से पता है, वॉल्यूम टोटल 2 लीटर प्लस 3 लीटर कितना हो गया 5 लीटर। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन इसके आगे की आप कर लीजिएगा। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के 4 केस मैंने बताए हैं, और चारों केस दिमाग में आप रखे रहिएगा। इस वाले केस को अच्छे से सीखिएगा, इस टाइप के प्रॉब्लम एडवांस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रिएक्शन के बारे में सोचना होगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा और कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, जो कि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले ही ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है ना। और बाकी अभी बहुत सारे चैप्टर जो बोला जाएगा ये इनसॉल्वेबल है, ये सॉल्वेबल है, तो तब तक क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले चैप्टर में आपको और अच्छे से ये रिएक्शन क्लियर हो जाती है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को अच्छे से बनाते रहिए, और मैंने जो आपको होमवर्क टाइप के कुछ ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, एक बार इसको जरूर से जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, यानी हम लोग हाइपोटोनिक है ना, हाइपरटोनिक, इस टाइप के सोल्यूशन, आइसोटोनिक, ये सब क्या होते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू।